हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम। और कैसे हैं सब लोग गाइस? आज हम लोग जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन होल्डिंग अ मेन पोजीशन ऑफ अ कंपनी और एक ही पर्सन है। ठीक है, अब तक के हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा। उन तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कुछ ड्रॉबैक्स थे और कुछ ना कुछ एडवांटेजेस थे। तो इन सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जब हमने एनालाइज किया तब हमें पता चला कि हमें एक ऐसी काइंड ऑफ कंपनी चाहिए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन्हीं दो टाइप के कंपनी का एक मिक्सचर बना है जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी, where a one person investing capital to do the business और उसे एक सेपरेट लीगल स्टेटस देने के लिए एक रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी एड ऑन करते गए। ठीक है, अब वन पर्सन कंपनी क्या है, उसके क्या वैलिड जस्टिफिकेशंस है या कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है या लॉ के तहत कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस बेसिस पे आपका वन पर्सन कंपनी बनता है, वो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइस, अ वन पर्सन कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 of 62 of the Companies Act 2013, one person company means which has only one person as a member। जब किसी कंपनी में एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर तब हम उसे क्या कहते हैं? वन पर्सन कंपनी कहते हैं। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल है। अब क्या क्या कंडीशंस है तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन है इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इसलिए बिकॉज इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हमने जब पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जॉइंट स्टॉक कंपनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं इट मीन्स इट इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एंड पब्लिक कंपनी में हम जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो किसके पास होती है? पब्लिक के पास। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन जैसे प्राइवेट लिमिटेड का होगा, प्राइवेट कंपनी का होगा, वैसे ही किसका होना चाहिए? वन पर्सन कंपनी का होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर जाना कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? टू इन्वेस्ट कैपिटल, टू रजिस्टर्ड कंपनी इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेशन करते समय यू हैव टू फाइल टू डॉक्यूमेंट्स। कौन से दो डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम हेल्प्स आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड द कंपनी वेल एंड टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। ये जानने के लिए हमेशा मदद करेगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी इसलिए क्योंकि इट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। एक सिंगल पर्सन मेंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेगा? यहाँ पे कंपनी चलाएगा। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है? तो प्राइवेट कंपनी को जब अपन रजिस्टर्ड करते हैं और अपन को जब सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, उसके तुरंत बाद आप अपने कंपनी के ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो। ठीक है, यू नीड नॉट हैव टू वेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंसमेंट के लिए आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर मैं बात करती हूँ तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी ज़रूरी होता है और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी ज़रूरी होता है। ये दो सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाते हैं उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप विद योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन। तो हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है? एज अ प्राइवेट कंपनी करना है। एनकरेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
क्या करता है, 1% कंपनी है, मतलब उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लेता, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है तो माइक्रो बिजनेस में आता है। और एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बिकॉज 1% इज स्टार्टिंग विद द बिजनेस। जब कोई एक बंदा अपना खुद का आइडिया लेके बिजनेस करने की कोशिश करता है तब हम उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। सो इट एनकरेजेस कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर्स में 1% एक अकेला बंदा कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट गाइज, in India in 2005 the J.J. Irani expert committee recommended the formation of OPC। 2005 में J.J. Irani एक्सपर्ट्स की जो कमिटी थी उन्होंने जाना कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है तो आपको ऐसे छोटे छोटे लोगों को प्रॉपरली मतलब अपग्रेड होने के लिए, डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है। Due to the drawbacks of the sole trading concern, JJ committee has decided to come up with the 1% company, जो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फीचर्स है उसको हमेशा मिक्स करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स मतलब कैसे, याद कीजिए हमने पढ़े थे कि इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, है ना, मतलब और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करके। उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन मिल सकता है, इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो सेपरेट लीगल स्टेटस रहेगा। सेपरेट लीगल स्टेटस विल गिव राइज टू लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर सकते हो। और देयर आर लॉट मेनी सोल ट्रेडर्स जिनको अगर ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है तो उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, 1% कंपनी जनरेट कर सकते हैं। So 1% company, OPC मतलब 1% company avails all the benefits of the private limited company such as separate legal entity, protecting personal assets from business liability and perpetual succession. That means once you get yourself registered, not even a hydrogen bomb can destroy your company. आपकी कंपनी की बिल्डिंग भी चाहे गिर गई ना तो भी आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेंगी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ योर कंपनी रजिस्टर्ड। तो 1% कंपनी आपको ये अवेलेबिलिटी और बेनिफिट देता है। आफ्टर दैट फीचर्स देखते हैं गाइस। सो ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC। ठीक है, और shall be nominee for the sole member of the OPC। जो नेचुरली बर्थ लेके आया है, रोबोट नहीं, you should not be the man-made or the artificial person, you should have a natural birth। ठीक है, और नेचुरल बर्थ है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन इंडिया है, तो ही आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनकॉर्पोरेशन के अलावा शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द OPC। ठीक है, एक तो नॉमिनी बन सकते हो या फिर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देन अब ये जो रेसिडेंट इन इंडिया है उसका मतलब क्या है वो देखिए। टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। 182 डेज के नीचे, मतलब एक तो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है एंड 82 डेज ड्यूरिंग द immediately preceding one calendar year। immediately preceding one calendar year मतलब अगर मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मेरा जो लास्ट ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर है, उसमें मैंने 182 डेज कहाँ रहनी चाहिए, इंडिया में रहना ज़रूरी है। एक तो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 182 डेज से कम नहीं। ऐसे बंदे को हम रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया। आफ्टर दैट no person shall be eligible to incorporate more than one OPC। ठीक है, OPC और become nominee in more than one such company। मैं अगर कोई
वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकती हूँ, दूसरी ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकती। एंड इफ आई एम अ नॉमिनी ऑफ अ वन ओपीसी तो मैं दूसरे किसी ओपीसी की नॉमिनी नहीं बन सकती। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे दोनों में से कहीं एक जगह से अपना नाम क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही कंपनी की मेंबर बनूंगी और मुझे एक ही ओपीसी चलाने का या शुरू करने का क्या है, परमिशन है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या क्या है फीचर्स देखिए। ओपीसी के लिए वी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, इसीलिए उसको क्या मिलता है, सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। सेपरेट लीगल स्टेटस होना मतलब क्या, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है। इन द आइज ऑफ लॉ कानून की नज़रों में कंपनी को अपना एक अलग अस्तित्व रहेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। देन इजी फंडिंग फंड्स क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, लेकिन रजिस्टर्ड होने की वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी है और लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। देन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है और सिंगल ओनरशिप है, जो कि सोल ट्रेडिंग में था, हमें किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड लाइबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब हमारे पर्सनल असेट्स और बिजनेस के असेट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स। थोड़े से और जानने की कोशिश करते हैं। अब वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन पर्सन कंपनी becomes a member in another OPC। अगर कोई ऐसा बंदा है जो वन पर्सन कंपनी का मेंबर है, इफ आई एम अ मेंबर ऑफ OPC, और उसी टाइम पे मैं किसी और OPC की मेंबर बन गई, by virtue of this being a nominee in that OPC, ऐसा समझ के कि मैं उसकी मेंबर तो हुई, साथ ही साथ किसी दूसरे OPC की नॉमिनी हूँ, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, then such person shall meet the eligibility criteria of being a member in only one OPC। ऐसे टाइम पे उस बंदे को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि वो दोनों में से किसी एक जगह से अपना नाम विड्रॉ करे और किसी एक ही वन पर्सन कंपनी का क्या बने, मेंबर बने। जैसे एक एग्जाम्पल अगर यहाँ लेते हैं कि धोनी भाई साहब ने, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट एक्चुअली, साक्षी धोनी भाई साहब ने एक कंपनी शुरू की, ओपीसी कंपनी, और उसको नॉमिनी बनाया, उसने नॉमिनी बनाया अपनी वाइफ को, साक्षी को। ठीक है, बट साक्षी यहाँ की ओपीसी होने के बावजूद अनुष्का शर्मा ने भी एक वन पर्सन कंपनी शुरू किया और वहाँ पर भी क्या बन गई, वो नॉमिनी बन गई। साक्षी क्या बन गई, नॉमिनी बन गई अनुष्का शर्मा की। तो चलेगा क्या, नहीं। ऐसे टाइम पे उसे क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ से विद इन अ पीरियड, अब यहाँ से ये वाले पॉइंट से, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ मेंबर इन ओनली वन ओपीसी within a period of 180 days, that is he or she will withdraw his membership from either of the OPC within 180 days। 180 दिन के अंदर अंदर साक्षी को एक तो धोनी भाई साहब की ओपीसी छोड़नी पड़ेगी या फिर अनुष्का मैडम की ओपीसी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, विड्रॉ कर लेंगे। फाइन, चलिए उसके बाद नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी। माइनर मतलब छोटा नहीं, 18 साल के जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको अपन माइनर बोलते हैं, तो वो मेंबर बन नहीं सकते। ठीक है, सच कंपनी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ पे मेंबर एक से ज़्यादा ओपीसी के नॉमिनी है या मेंबर है, ऐसी कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते और ना ही उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ठीक है, दूसरा, such company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate। मतलब any body corporate, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी में माइनर एज अ मेंबर है तो ना ही आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो और ना ही कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो।
दूसरा, ऐसी कंपनी कोई भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन के साथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज भी आ गया या फिर किसी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। कोई भी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकता। Then no such company can convert voluntarily into any kind of a company। कोई ऐसी कंपनी फिलहाल के लिए अपनी मर्जी से किसी दूसरे टाइप के कंपनी में नहीं कन्वर्ट कर सकती जब तक उसे 2 years have expired from the date of incorporation। जब तक के उसको 2 साल नहीं हो जाते तब तक के वो किसी भी कन्वर्जन, किसी भी टाइप के कंपनी में कन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ अ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation of one person company except threshold limit पेड अप शेयर कैपिटल जो कि होती है इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। अगर इन 2 सालों में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इट्स एनुअल एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़, तो फिर हम ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शनल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है उनका, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद द वर्ड 1 person कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी wherever its name is printed, affixed और engraved। जहाँ कहीं भी कंपनी 1 person कंपनी का नाम मेंशन होगा तो उसके नाम के नीचे या फिर बाजू के ब्रैकेट में OPC करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। जहाँ पर भी प्रिंटेड हो, जहाँ पर भी अफिक्स्ड हो या एनग्रेव्ड हो, वॉट एवर में भी। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ऐसी कंपनी को 1 person कंपनी कहेंगे। हमने प्राइवेट और पब्लिक ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक बार वापस से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी देखेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को 1 person कंपनी समझ में आया है। खास करके उसके कंडीशंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंडीशंस या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट 1 person कंपनी। तो मैंने ये जो चीज़ें सब लिखी है मैं आपको PDF के तौर पे दे दूंगी। आप प्लीज़ मुझे एक बार व्हाट्सएप पे रिमाइंड कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी रहूँगी। जब आपको ये लेक्चर डिलीवर होगा तो शायद मेरे ध्यान में ना रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड कर दीजिए कि OPC का मैम PDF सेंड कर दे करके। ठीक है, चलिए गाइस, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी इज इन विच द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कंपनी को रजिस्टर्ड करोगे तो मेमोरेंडम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप की कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती और ना ही कैपिटल रेज करती है फ्रॉम आउटसाइडर्स। ठीक है, तो बाहर से अगर कैपिटल रेज नहीं कर रही होगी तो इन्हें जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसे स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। ओके, अब रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर टू एनीवन विदाउट एनी प्रायर परमिशंस, राइट, बिकॉज इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो जब तक के इंडिविजुअल्स की परमिशन ना हो आप लोग शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्सेप्ट OPC, इट हैज़, OPC को छोड़ के 1 person कंपनी को छोड़ के मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 200, 200 ऐसे याद रखना। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। गाइस, अपन को जनरल पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, वो काम पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है। अपन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उतने ही मिल बांट के जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वही से बिजनेस अपना चलेगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹1 लाख और हायर। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है,
उसके अलावा लिमिटेड वर्ड शुड बी एडेड एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, कंपनी के नाम के आगे आपको लिमिटेड ये वर्ड ऐड करना जरूरी है, क्योंकि वो शो करता है कि द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड। ठीक है। पब्लिक कंपनी, इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन नहीं करती, इसलिए प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो फिर ओनरशिप किसके पास होती है? ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास। और मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंप्लीटली मेंशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है। ठीक है। नाउ it is a company which is not a private company. Minimum paid up share capital is rupees 5 lakhs or more as prescribed by the act. ठीक है। तो 5 लाख मिनिमम होना चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड थे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अलावा नो प्रोहिबिशन फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। दिस कंपनी कैन रेज देयर कैपिटल बाय सब्सक्राइबिंग शेयर्स टू देम एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट, जिससे वो अपना कैपिटल क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं और वो आगे फिर बिजनेस बढ़ाते हैं। प्राइवेट company which is subsidiary of public company also called as public company। अब ऐसा है कि एक पब्लिक कंपनी है पेरेंट कंपनी, और उसने अपनी ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने के बाद उसको वो जो थी वो प्राइवेट थी, बिकॉज इट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जो क्राइटेरिया था मेंबर का उसके थ्रू हम अगर बात करते तो वो प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन पेरेंट कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड। तो जो भी पेरेंट कंपनी का टाइप होता है, सब्सिडियरी कंपनी भी उसी टाइप में पाई जाती है। सो इसीलिए अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो कॉल्ड एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है। अब ये जो प्राइवेट और पब्लिक का कार्यक्रम है, उससे हमें समझ में आया कि देयर आर सर्टन प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू द प्राइवेट कंपनी, और यही पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को मद्देनजर रखते हुए 1% कंपनी को भी मोटिवेशन मिला, क्योंकि जब अपन उसको इनकॉर्पोरेट करते गाइस तो एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी में क्या क्या प्रिविलेजेस है? पब्लिक में अपन को 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट में अपन को खाली 2 ही मेंबर चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे हम हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को साथ में लेके अपन ने बिजनेस शुरू किया, वही लोग अपने लिए काम में आएंगे। अलॉट शेयर्स विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी नाटक नहीं, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स ही नहीं है। जो भी सब्सक्रिप्शन है वो मेंबर्स के बीच में चल रहा है कार्यक्रम। कैन स्टार्ट वर्क आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, बाद में कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन। इतना लंबा प्रोसीजर करना चाहिए को, राइट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कंपनी शुरू हो गई। कैन वर्क विद जस्ट 2 डायरेक्टर्स, 2 मेंबर चाहिए और वो 2 ही मेंबर डायरेक्टर भी बन गए तो भी आनंद ही आनंद है। इफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का इंडेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डर्स है ही नहीं। जो मेंबर्स है वही शेयर होल्डर्स है और वही कंपनी को ओन भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है। हमने ऑलरेडी पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस देख चुके हैं। जस्ट पॉज द लेक्चर एंड गो थ्रू द डिफरेंस एट वंस। आज हमने डिटेल्ड में ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किया। नेक्स्ट लेक्चर सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। थैंक यू क्लास, ओवर फॉर द डे। थैंक यू।